अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मुल्क की सियासी तारीख का इस वक्त का सबसे बड़ा मुकदमा जो कि पार्लिमान की शक्ल व हैयत बदल देगा, जो कि मौजूदा हुकूमत की जो है वो अहमियत और मौजूदा हुकूमत के हिसाब से ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इस केस की वजह से मौजूदा हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस केस का फैसला किया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ये सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस हवाले से उन यूट्यूबर्स के लिए भी बुरी खबर है और उन लोगों के लिए भी ज़ाहिर बुरी खबर है जो लोग ये जिन लोगों की जानिब से ये तज़किये किए गए थे जब इसकी पहली समाअत हुई थी कि जनाब ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। तो मैंने जिस तरह उस रोज़ कहा था कि जनाब आप इन लोगों की जानिब से गलत तज़किये और तबसरे किए जा रहे हैं, तो आज एक मरतबा फिर जो जजेस की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई, उन ऑब्जर्वेशंस को सुनने के बाद ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, उनकी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना उनका सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था, जिसके सियासी असरात भी होंगे और जिसके लीगल असरात भी होंगे। आज दो वकला बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए। फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, लेकिन दर हकीकत वो तमाम मेम्बरान पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के ही मेम्बरान हैं। और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा जो कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं आम इंतखाबात के अंदर, वो भी कमल शोज़ब के ज़रिए बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। लेकिन आज दोनों वकला अदालत को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान का फ़ैसला था, उस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, जस्टिस अतर मनिल्ला की, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की, जस्टिस याया आफरीदी की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जिन ऑब्जर्वेशन से बज़ाहिर देखकर यूँ लग रहा है कि गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ी जो है वो सियासी और कानूनी गलती कर दी है। सियासी असरात तो ज़रूर उनको आइंदा आने वाले वक्त में होंगे, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर उसके असरात ये होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, वो शायद का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अभी तक फ़ैसला नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर लग यूँ ही रहा है कि वो सीटें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलने जा रही। अब मैं आज की केस के ऊपर बात करता हूँ। फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर कायल करने की कोशिश की। उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शामिल होने का फ़ैसला दुरुस्त था। फिर उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट और इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल्स का भी हवाला दिया गया, जिसके अंदर ये तरीक़ाकार मौजूद है कि जनाब मखसूस नशिस्तों की जो तनासुब के हिसाब से जो है वो सीटें उन सियासी जमातों को मिलेंगी। अब फैसल सिद्दीकी का अपने आर्गूमेंट्स के अंदर दलाइल में बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहना था कि इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि आया किसी सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा है या नहीं लड़ा। इस चीज़ को कतई नज़र जितने मेम्बरान उसके पास हाजिर वक्त के अंदर होंगे, यानी इलेक्शन के बाद जितने भी आज़ाद उम्मीदवार शामिल होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेम्बरान होंगे, उन तमाम के तनासुब के एतबार से मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी। अब फैसल सिद्दीकी का ये मौक़िफ़ था, लेकिन वो उसको कानून के हवालाजात और आइन के आर्टिकल्स के ज़रिए इस चीज़ को साबित नहीं कर सके। अब इस केस के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सबसे पहले इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले कोई मखसूस नशिस्त जो थी वो मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जब इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो फिर मखसूस नशिस्त फराहम करने का सवाल किस तरह पैदा होता है। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि जनाब फहरिस्त जो है फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त दोबारा शेड्यूल देकर ये फहरिस्तें मांग सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि जब पहली मरतबा फहरिस्त चेकिंग जमा करवाई गई तो फिर उसके बाद दूसरी मरतबा लिस्ट मांगने का, फहरिस्त मांगने का या तरमीमी फहरिस्त मांगने का सवाल किस तरह से पैदा होगा। अब वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास नए शेड्यूल का इख्तियार है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि वक्त आ गया है कि जो आइन और कानून कहता है हमने सिर्फ उसी के मुताबिक जो है वो मुल्क को चलाना है। फिर उन्होंने कहा वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये यकीनी तौर पर इसको तस्लीम किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने
जब वकील सलमान अकरम राजा जो कि कमल शोज़फ़ के वकील थे और उनकी जानिब से कमल शोज़फ़ क्योंकि इनफरादी हैसियत में आई थी, इलेक्शन लड़ी थी लेकिन इलेक्शन हार गई थी। फिर उनके बाद अब वो इनफरादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं। जब उनके वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल शुरू हुए तो उनके दलाइल सुनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि आपका बिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और आप बहस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कर रहे हैं। जस्टिस ये तजाद हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आप बतौर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते तो फिर हम ये बहस सुन सकते थे, फिर हम ये बहस सुनते। अब जस्टिस अतर मिल्ला ने सवाल ये उठाया कि 86 आज़ाद लोगों ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के उन्होंने एक ऐसी सियासी जमात को ज्वाइन क्यों कर लिया जिसने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया था। अब ये सबसे अहम सवाल है। जस्टिस अतर मिल्ला जिनके हवाले से अक्सर ऑब्जर्वेशन से और जो मुख्तलिफ हमारे जो तजिया निगार हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ख़ास तौर के ऊपर आजकल जस्टिस अतर मिल्ला क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशंस को एक ख़ास सियासी जमात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके चाहने वाले हैं बड़ा उठाते हैं, बड़ा उनको सराहते हैं। लेकिन आज की जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उससे ऐसा लग रहा था कि इस फैसले से जस्टिस अतर मिल्ला भी बाज़ार कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए और उन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इस चीज़ की तरफ कायल नहीं होने जा रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन जीतने के बाद शामिल होने का फ़ैसला दुरुस्त था। इसीलिए जस्टिस अतर मिल्ला ने आज ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि 86 लोगों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और एक ऐसी जमात को क्यों ज्वाइन कर लिया जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपनी मजबूरी बता दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि किसने ये गलत एडवाइस दी थी, मशवरा देने वाले के ऊपर केस करें कि किसने ये मशवरा दिया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लें। जस्टिस इसके बाद जज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जमात मानने से इसके बाद सलमान अकरम राजा ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात मानने से इनकार किया तो इसके ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो गए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि लूज़ बॉल न खेलें सलमान अकरम राजा साहब, आपने रजिस्ट्रार हुक्म के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं दायर की, अब हम क्या करें। यानी मकसद ये था कि जब सियासी जमात के तौर उनको आज़ाद कर दिया गया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा दायर किया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात किए, उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील फ़ाइल करना थी लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो चैम्बर अपील फ़ाइल नहीं की गई। बहुत बड़ी गलती कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वकला के साथ भरी पड़ी है। माशाल्लाह मुल्क के बड़े बड़े नाम, बैरिस्टर गोहर हो, बाबर अवान हो, सलमान अकरम राजा हो, लतीफ़ खोसा हो, मुल्क के इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन उनकी जानिब से ये गलत फ़ैसले, कानूनी फ़ैसले कर दिए गए जिसका खमियाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि ईवान को मुकम्मल करना है, ईवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। PTI को इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात माना है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हकूक़ का मुहाफ़िज़ बनने की बजाय मुखालिफ बन गया है। फिर उनकी जानिब से मज़ीद एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 8 फरवरी के जस्टिस अतर मिल्ला कह रहे हैं कि 8 फरवरी के हवाले से केस ज़ेरे इल्तिवा है। अभी अदालत के नोटिस में आ गया है कि 8 फरवरी के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तिवा है। तो अदालत ने इतने सारे गैर मुतल्लका इशूज़ के ऊपर असखुद नोटिस लिया है, तो इलेक्शन पर असखुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया। इलेक्शन दरख्वास्त सुन ली जाए तो शायद तमाम इशूज़ हल हो जाएंगे। ये जस्टिस अतर मिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने ये ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन फुल कोर्ट शायद इस बात पर मुनासिब नहीं समझता था कि वो इस मामले इस ऑब्जर्वेशन को जो है वो लेकर आगे चले। वकील सलमान अकरम राजा साहब सच बोल दें, हर कोई सच को दबाना क्यों चाहता है, ये जस्टिस अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर से इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं लेकिन आज कड़वा सच भी सुनना होगा आपको। अब जस्टिस अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि क्या हमसे ऐसी मोहर लगवाना चाहते हैं जो सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। सच बोल दें, जिनाह के इलेक्शन से लेकर फातिमा जिनाह के इलेक्शन से लेकर आज तक क्या हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद अगर ये आज़ाद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल आज भी इलेक्शन कमीशन में एक सियासी जमात है
تو کیس اچھا ہو جاتا. لیکن سنی اتحاد کونسل والوں کا جو ہے اگر کل کو کہیں موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اپنی منزل ہوتی ہے. ہر چیز جب آپ بنیاد رکھتے ہیں تو وہ بنیاد ہی طے کرتی ہے کہ آپ نے کس منزل کی جانب جانا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ قانون بڑا واضح ہے کہ جو سیٹیں سیاسی جماعت نے جیتی ہوں گی ان کے اندر آزاد امیدوار شامل ہو جائیں گے اور پھر آزاد اسی حوالے سے جو ہے مخصوص نشستیں مل جائیں گی. اب ایسا نہیں ہو. جسٹس منصور علی شاہ کی بھی ایک آبزرویشن بڑی اہم ہے. انہوں نے دوران سماعت استفسار کیا کہ 25 سیاسی جماعتوں نے اگر الیکشن لڑا ہے اس میں بڑی چھوٹی تمام سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو اگر یہ آزاد امیدوار کسی چھوٹی سیاسی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں جن کا عوام نے منشور بھی نہیں پڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ کل کو کوئی ارب پتی فیصلہ کر لے کہ بھائی الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے, میں الیکشن نہیں لڑتا, میں اپنے پیسے کے بنیاد کے اوپر کوئی چھوٹی سیاسی جماعت جو ہے اس کو خرید لوں گا اور اس کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہو اور اس کے بعد میں اتنے آزاد ممبر جو ہیں وہ بھی خرید لوں گا اور اس کے بعد مخصوص نشستیں مجھے مل جائیں گی. کیا ایسا پاسبل ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس مثال سے یہ کہنا تھا. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آبزرویشن دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مخصوص نشستوں کو خالی رکھا جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 سیٹیں جیتی جائیں اور 12 سیٹیں آپ کو آزاد جو ہیں وہ مل جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف والے یہ بات انہوں نے کہا. جسٹس منصور علی شاہ نے انتہائی اہم آبزرویشن دیتے ہوئے عدالت کے اندر یہ چیز کہہ دی کہ جناب یہ بات ماننے والی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کے جو رہنما تھے انہوں نے اپنے مقدمات کو برے انداز سے ہینڈل کیا, برے انداز سے چلایا, یعنی درست فیصلے نہیں کیے. جسٹس اطہر باللہ نے سلمان اکرم راجہ کے آرگومنٹس کے اوپر کہا کہ آپ دو موقف اپنا رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن درست نہیں کی اور دوسری طرف آپ کا موقف دوسرا آ رہا ہے. اب سلمان اکرم راجہ نے ورکر پارٹی کیس کا جب حوالہ دیا, 12 مختلف مقدمات کے ان کی جانب سے حوالے دیے گئے دوران سماعت, تو ورکر پارٹی کیس کے اندر بھی الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ کی بہت ساری آبزرویشنز تھیں. تو اس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب عدالت نے اس کو درست کرنا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج ایک مرتبہ پھر دوہرا دیا کہ اس سارے معاملے کو عدالت نے درست نہیں کرنا. آپ لوگ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ سیاستدان, یعنی ان کا مقصد تھا کہ سیاستدان آپ مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کر دیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کے خلاف درخواست سپریم کورٹ لاتے یا پارلیمنٹ چلے جائیں جناب, جس کے ذریعے قانون میں ترمیم ہو جائے. اب اس کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ کل کتنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمان میں موجود ہیں, جس پر عدالت کو اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ 13 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر پارلیمان کے اندر موجود ہیں. جسٹس اطہر باللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کہا وکیل سلمان اکرم راجہ کو کہ آپ کا موقف بار بار تبدیل ہو رہا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے سوالات انتہائی اہم تھے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ آزاد امیدوار جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی وجہ سے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ عام طور پہ سوالات نہیں کرتے, انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ تمام آزاد امیدواران آج سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں, جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی بالکل یہ آزاد امیدواران جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں اس وقت, جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا پورا کیس بدل جائے گا, اور کیا آپ یہ عدالت میں بیان دے رہے ہیں کہ ان تمام ممبرز کا اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رہا. اب اس کے اوپر انہوں نے ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ جناب اس معاملے میں ہمیں ہدایات لینی ہوں گی. جسٹس نعیم اختر افغان نے کیس کے کنکلوڈ کرتے ہوئے انتہائی اہم آبزرویشن دی. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تھے, چیئرمین تھے, انہوں نے 2018 میں الیکشن لڑا تو صرف 5093 ووٹ ان کو ملے اور وہ الیکشنز ہار گئے, بری طرح سے ہار گئے. پھر 2019 میں 2024 کے اندر جب 8 فروری کے الیکشنز ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی فہرست میں 104 نمبر کے اوپر ان کا نام تھا. اب جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال یہ رکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ آزاد امیدوار کے طور کے اوپر الیکشن لڑے تو 1,28,000 سے زیادہ ان کو ووٹ مل گئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص جو کہ خود
इलेक्शन अपनी सीट के ऊपर नहीं लड़ा, अपनी वोट अपना उसका कोई मौजूदा वोट बैंक नहीं है, वो दूसरी सियासी जमात के वोट बैंक के ऊपर इलेक्शन लड़ता है, तो क्या ऐसा जमात का सरबराह जो है उसका ये राइट बनता है कि उसमें बाकी लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाएं, और फिर इतनी बड़ी जमात जो है वो इतना बड़ा जो क्लेम है कि जनाब हमें ये आज़ाद उम्मीदवारान की सीटें दे दी जाए, ये क्लेम किया जा सकता है। फिर अदालत ने साहिबजादा हामिद रज़ा का जो कागजात नामजदगी था उसको भी तलब किया और इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल रख दिया कि ये शख्स जो कि खुद से इलेक्शन लड़कर जीता नहीं है, बज़ाहिर ये शख्स साहिबजादा हामिद रज़ा की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के या उनके सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीता है, तो इनकी क्या हैसियत होगी कि ये आज़ाद सीटों को क्लेम कर सकें। अब अदालत ने एक और अहम मुद्दा भी आपको जाते जाते बताता चलूँ कि सलमान रकम राजा की जानिब से एक मौक़िफ़ और अपनाया गया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 जो कि प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है कि किस तरह से लोग जो है वो सियासी जमातों के अंदर शामिल होंगे, आज़ाद उम्मीदवारान और इलेक्शन प्रोसेस से मुतल्लिक है, उसके हवाले से भी उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब उसको सेट असाइड कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि आप एक आइनी एक शिक जो है कानून की शिक को एक CMA के ज़रिए एक मुतफरिक दरख्वास्त के ज़रिए आप इसको उड़ाना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा इशू था तो आपको आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। यहाँ पर भी सलमान रकम राजा साहब जो थे वो लूज़ बॉल करके और अपना इस मौक़िफ़ के ऊपर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अब अदालत ने इस मुकदमे की मज़ीद समाअत कल 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है, और इसके बाद अब जो मुखालिफ फ़रीक़ैन थे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को दी गई हैं, उनके वकला कल इसके ऊपर अपने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर यही कहा है कि हम इस मुकदमे को कल से आगे नहीं लेकर जाएंगे, तो लोग हम यही कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जो है वो आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के ऊपर अपना फ़ैसला महफूज कर सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।